चलिए सामने ध्यान दीजिए। आज हम शुरू करने जा रहे हैं रेखा गणित। क्या शुरू करने जा रहे हैं? रेखा गणित। और अगर आज आप रेखा गणित का ये क्लास मिस कर देंगे तो आपको कभी भी रेखा गणित पढ़ने नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो रेखा गणित शुरू से पढ़ते आते हैं, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में पढ़ लेते हैं और फिर भी उन्हें रेखा गणित पढ़ने नहीं आता है। वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि वो रेखा गणित को जड़ से नहीं पहचानते हैं, उसके जड़ में नहीं जा पाते हैं कि रेखा गणित के जड़ में क्या है। तो आज हम रेखा गणित को शुरू करेंगे एकदम जड़ से शुरू करेंगे, इसलिए आपको ये क्लास मिस नहीं करना है, नहीं तो आपको रेखा गणित कभी भी समझ में नहीं आने वाला है। सबसे पहले हम आपको रेखा गणित में शुरुआत करेंगे बिंदु से, क्योंकि रेखा गणित की जो शुरुआत या स्टार्टिंग पॉइंट है वो है बिंदु। क्या है? बिंदु। हम लोग जानते हैं कि रेखा गणित में जो सबसे छोटी चीज़ है वो है बिंदु। बिंदु का सिंबल ये है, ये दिख रहा है ना, ये जो मार्कर से एक गाढ़ा सा एक डॉट कर रहे हैं, बिंदु है। ये बिंदु का क्या हो गया? सिंबल हो गया। आप सभी को पता होगा बिंदु किसे कहते हैं, तो जान लीजिए बिंदु की कोई लंबाई चौड़ाई नहीं होती है। बिंदु की कोई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होती है, अर्थात हम बिंदु को किसी भी माध्यम से माप नहीं सकते हैं। अगर हम आपसे कहें कि बिंदु को माप नहीं सकते हैं तो कोई उदाहरण दिखाइए, तो बहुत सारे बच्चे उदाहरण में आकर फंस जाएंगे, बोलेंगे उदाहरण कहाँ से बनाए। उदाहरण बनाने के लिए आपको ध्यान रखना है कि ऐसी कोई चीज जिसकी लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई का हम पता न लगा पाए तो उसे नाप नहीं पाएंगे, और जब नाप नहीं पाएंगे तो वो बिंदु होगी। इसे उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं, अगर आपसे कहें कि नीचे से कि आसमान में तारे देखिए तो तारे दिखेंगे ना। अब हम कहें कि उस तारे की जो लंबाई वो कितनी है, नहीं नाप पाएंगे। नीचे से चौड़ाई कितनी है, नहीं नाप पाएंगे। ऊंचाई कितनी है, नहीं नाप पाएंगे। तो आखिरकार उस बिंदु का कोई भी हिस्सा हम नाप नहीं पा रहे, कोई भी चीज़ हो अगर कोई उसका हिस्सा नाप ना पाए तो उसे हम लोग बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे? बिंदु कहेंगे। अर्थात कोई भी चीज़ जो ऐसा दिखे और उसकी लंबाई जो ऊंचाई को हम नापने में असमर्थ हो, यानी सक्षम ना हो, उसे बिंदु कहेंगे। तो इसीलिए इसका डिफिनेशन होता है कि वह चीज या वह वस्तु जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होती है उसे हम लोग बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। ठीक है, ये हो गया बिंदु का परिभाषा। बिंदु के बाद आता है रेखा। रेखा से आप लोग सभी लोग परिचित हैं। रेखा का सिंबल ये है, यह है रेखा का सिंबल, आपको दिख रहा है ना, दोनों तरफ तीर लगा हुआ है, ये रेखा का सिंबल है। रेखा किसे कहते हैं? तो असंख्य बिंदुओं को मिलाने के बाद, असंख्य बिंदु जब मिलेंगे, ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये बिंदु है ना, असंख्य बिंदु जब मिलेंगे, ये बिंदु है ना, जब ये असंख्य बिंदु मिलेंगे तो यहाँ पे एक रेखा का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? रेखा का। असंख्य बिंदु देखिए मिलते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो जब ये असंख्य बिंदु मिलेंगे तो किसका निर्माण होगा? रेखा का निर्माण होगा। तो रेखा की परिभाषा ये है कि असंख्य बिंदुओं से निर्मित संरचना को रेखा कहते हैं। असंख्य बिंदुओं से निर्मित संरचना को रेखा कहते हैं। और रेखा में दोनों तरफ तीर होता है। क्या होता है? तीर होता है। और तीर क्या प्रदर्शित करता है? तीर प्रदर्शित यह करता है कि जो रेखा है वो दोनों तरफ भाग रही है। रेखा क्या है? दोनों तरफ भाग रही है, अर्थात रेखा की लंबाई दोनों तरफ बढ़ रही है, अर्थात हम रेखा को किसी भी माध्यम से नाप नहीं सकते हैं। उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण के तौर पे आप कह सकते हैं कि मान लीजिए कि अगर आपसे कहा जाए कि जमीन से आसमान की दूरी कितनी है, आप नाप पाएंगे? नहीं नाप पाएंगे। तो जमीन से आसमान तक की दूरी आप नाप नहीं पाएंगे, जितना नापेंगे उतना ही दूरी बढ़ता जाएगा, उतना ही दूरी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आप कहेंगे कि इसकी दूरी नापना असंभव है। इसका मतलब ये हुआ कि जमीन से आसमान की दूरी रेखा है, वो अनंत में भाग रहा है, यानी उसकी दूरी जितना नाप रहे हैं उतना ही बड़ा होता जा रहा है। इसको जमीन से आसमान तक की दूरी क्या बोलेंगे? रेखा बोलेंगे। तो रेखा क्या होता है? ऐसी दूरी होती है जो दोनों तरफ अनंत तक भागती जाए, जिसको हम लोग नाप न सके। तीसरा है किरण। तीसरा क्या है? किरण।
किरण क्या होता है? किरण का चिन्ह ये होता है, सिंबल ये होता है। किरण का सिंबल ये हो गया। अब किरण का परिभाषा क्या होता है? देखिए, किसी रेखा के एक बिंदु को स्थिर बना दे। मान लो रेखा है, इसको यहाँ से काट के निकाल दे, यहाँ से काट के निकाल दे। तो यहाँ से काट के निकाल देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? यही बचेगा ना। तो यहाँ से जो काट रहे हैं इसका एक निश्चित बिंदु मिल जा रहा है। अगर रेखा को किसी एक सिरे से काट दे तो वहां पे एक कटान बिंदु मिलेगा जो निश्चित होगा। क्या होगा? जो निश्चित बिंदु होगा। रेखा को, ये रेखा है और अगर इसको यहाँ से काट दे, रेखा को यहाँ से काट दे तो यहाँ पे एक निश्चित बिंदु मिलेगा। कौन सा बिंदु मिलेगा? निश्चित बिंदु। तो इस निश्चित बिंदु के कारण ये जो संरचना बनी है यह बन गया किरण। अर्थात किरण में एक निश्चित बिंदु होता है और एक तरफ तीर होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि किरण का एक बिंदु निश्चित है, उसको छू सकते हैं, लेकिन दूसरा बिंदु जो निश्चित नहीं है उसको छू नहीं पाएंगे। दूसरा सिरा जो तीर लगा है ना, ये अनंत तक भगेगा, इसको पकड़ नहीं पाएंगे, छू नहीं पाएंगे, अतः रेखा को भी नाप नहीं पाएंगे। तो इसका परिभाषा क्या होगा? इसका डिफिनेशन होगा कि यदि किसी रेखा को एक सिरे से काट दे तो जो संरचना प्राप्त होती है वह किरण होती है। क्या होती है? किरण। इसका नाम किरण क्यों रखा गया है? क्योंकि आप देखते हैं ना प्रकाशीय किरण, तो टार्च से निकलता है प्रकाशीय किरण, तो वो टार्च से निकल रहा है ना, तो टार्च उसका क्या हो गया? बल्ब हो गया ना। तो बल्ब को छू सकते हैं, तो बल्ब को छू सकते हैं, तो वो इसका निश्चित बिंदु हो गया। बल्ब ये यहाँ पे है, उसको हम छू सकते हैं, वो निश्चित बिंदु हो गया। ये प्रकाश जा रहा है ना, तो प्रकाश बहुत दूर तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा उसको हम जान नहीं पाएंगे। तो ये प्रकाश का जो किरण आगे जा रहा है वो तीर लगा होता है, उसको मान लेते हैं कि उसका तीर लगा हुआ है। तीर सिंबल ये होता है कि वो अनंत तक जाएगा। अर्थात किरण का एक बिंदु निश्चित होता है, दूसरा बिंदु निश्चित नहीं होता है, वो अनंत पे होता है। अतः किरण को भी नाप नहीं सकते हैं, लेकिन उसके एक बिंदु को हम लोग छू सकते हैं, जैसे बल्ब छू सकते हैं ना, लेकिन उससे निकलने वाली किरण का दूसरा सिरा नहीं छू पाएंगे। जैसे सूरज है, तो सूरज भी एक किरण है। सूरज से निकलने वाली जो प्रकाश आता है ना, वो भी एक किरण है। कैसे? प्रकाश तो सूरज से निकल रहा है, वो फिक्स है ना। अब प्रकाश सूरज से कहाँ तक जा रहा है ये फिक्स नहीं है। तो किरण का दूसरा सिरा फिक्स नहीं होता है, लेकिन एक सिरा फिक्स होता है, छू सकते हैं। ठीक है। चौथा होता है रेखाखंड। क्या होता है? रेखाखंड। रेखाखंड किसे कहते हैं? रेखाखंड का सिंबल ये होता है, इसमें दो निश्चित बिंदु होते हैं। दिख रहा है ना, दोनों तरफ तीर नहीं है। रेखाखंड को परिभाषित करना है, क्या कहेंगे? कह सकते हैं कि यदि किसी रेखा के दोनों सिरों को काट दे, ये रेखा है ना, तीर लगा हुआ है, इसको दोनों सिरों को हम काट दें, यहाँ से काट देंगे तो यहाँ से खत्म हो जाएगा ये तीरा, और यहाँ से खत्म हो जाएगा ना। तो इसके दोनों सिरों को काट दें, रेखा के दोनों सिरों को, तो यहाँ पे एक ऐसी संरचना मिल गई ना, ऐसी। तो इसे बोलेंगे हम लोग रेखा, क्योंकि यहाँ पे दो बिंदु ऐसे हैं जहाँ से हमने काटे हैं, और यहाँ से यदि हम काटे हैं तो इसको छू भी सकते हैं ना। तो रेखा में दो बिंदु ऐसे होते हैं जिसको हम छू सकते हैं। आज हम इसको छू सकते हैं तो इसको नाप भी सकते हैं। अर्थात रेखा के दोनों सिरों को काट दें, हम रेखा के दोनों सिरों को काट दें या किरण के एक सिरे को काट दें, तो जो संरचना बनती है उसे हम लोग रेखा कहते हैं, और रेखा के दोनों बिंदु को हम छू सकते हैं। समझ पा रहे हैं? अतः रेखा को हम नाप सकते हैं, रेखा को हम नाप सकते हैं, क्योंकि उसका दोनों बिंदु छू सकते हैं ना। तो किसी वस्तु को नापने के लिए उसके पहले सिरे से दूसरे तक जाना पड़ रहा है ना। किसी वस्तु को नापने के लिए उसके पहले सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक जाना पड़ता है ना। तो फीट रख के यहाँ से यहाँ तक नाप लेंगे ना, क्योंकि दोनों सिरे हम छू सकते हैं। तो रेखा की परिभाषा क्या हो गया कि वह रेखा के दोनों सिरों को काटने पर, रेखा के दोनों सिरों को, रेखा है ना, इसके दोनों सिरों को काटने पर जो संरचना बनती है उसे रेखा कहते हैं। दिख रहा है? इसे रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेखा बोलेंगे। ये था सिंपल जानकारी, जो कि आपको जानकारी इसकी होनी चाहिए। लेकिन अब हम बात करेंगे इससे थोड़ा हट के। आप बिंदु, रेखा, किरण और रेखाखंड के बारे में जान गए। किताबों में आपको रेखाखंड को सिंपल में रेखाएं कहा जाता है, पर ध्यान रखिएगा वो रेखाखंड होती है। क्या होती है? रेखाखंड होती है। आप इनको जान गए। अब हम बात कर लेते हैं रेखाखंडों से होने वाली क्रियाओं के बारे में। तो इससे पहले हम कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं। खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ। रेखाखंड से क्या क्या बन सकता है?
हाँ, रेखाखंडों को आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा? आदिल खान, रेखाखंडों को आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा? बैठ जाइए। चलिए हम बताते हैं, जब रेखाखंडों को आपस में मिलाएंगे ना तो आपके सामने निम्नलिखित चीजें दिखाई देंगी, जिसमें पहला है कोण। पहला क्या है? कोण। अगर रेखाखंड को आप मिलाएंगे तो क्या बनेगा? कोण बनेगा। क्या बनेगा? कोण। और कोण का सिंबल ये होता है, कोण का सिंबल ये होता है, चिन्ह। अब आपके सामने हम दिखाते हैं रेखा। मान लीजिए ये दो रेखाएं हैं, दिख रहा है? अब ये दो रेखाएं हैं, अगर एक रेखा ये है और एक रेखा ये यहाँ पड़ी हुई है, अब इनको अगर मिलाएंगे हम, इनके एक एक सिरा, इसका ये सिरा और इसका, इस रेखा का ये सिरा और इस रेखा का ये सिरा मिला रहे हैं। जब मिलाएंगे तो यहाँ पे ज्वाइंट बन रहा है ना, यहाँ पे ज्वाइंट बन रहा है ना, ये मिलेगा ज्वाइंट बनेगा ना। तो इनको मिलाने पर यहाँ पे ज्वाइंट बन रहा है। क्या बन रहा है? ज्वाइंट, यानी जोड़ बन रहा है। देखिए मिलाएंगे इनको तो यहाँ पे ज्वाइंट बन गया ना, यहाँ जोड़ बन गया। या ऐसे मिलाएंगे तो ऐसे ज्वाइंट बनेगा, या ऐसे मिलाएंगे तो ऐसे ज्वाइंट बनेगा, या ऐसे मिलाएंगे तो ऐसे ज्वाइंट बनेगा, या ऐसे मिलाएंगे तो ऐसे ज्वाइंट बनेगा। बनेगा ना? पर इसको घुमा फिरा कैसे ही बनाएंगे कि ज्वाइंट बनेगा ना, जोड़ बनेगा ना। तो जो ये रेखाओं के बीच में जोड़ बन रहा है ना, इसी को हम लोग कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। अर्थात रेखाखंडों से कोण बनते हैं। और क्या बनते हैं? कोण के साथ साथ आकृति भी बनती है। क्या बनती है? आकृति भी बनती है। और आपको मेन जरूरी कोण और आकृति के बारे में जानना है। बहुत सारे बच्चे होते हैं हाई स्कूल में, एक लेसन है त्रिभुज, जिसमें त्रिभुज की समरूपता और सर्वांशता के बारे में पढ़ाया जाता है। बच्चों को वो लेसन समझ में नहीं आता है। वो लेसन क्यों नहीं समझ में आता है? क्योंकि बच्चे को आकृति कोण के बारे में नहीं पता होता है। अगर उसे आकृति के बारे में पता होता तो आसानी से उस लेसन को समझ सकता था। उसकी वजह क्या है? उसको बेसिक पता नहीं होता है। तो बेसिक यही है कि अगर हम रेखाओं को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? कोण बनेगा। अगर हम उन कोणों को बढ़ाते जाएं और चारों तरफ से घेर दें तो क्या बन जाएगा? आकृति बन जाएगा। इन दोनों को समझाते हैं बारी बारी। पहले जानते हैं कोण के बारे में। ये तो जान गए कि रेखाओं को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? कोण बनेगा। लेकिन ये कोण बनेंगे तो ये कोण क्या होते हैं, इनका परिभाषा क्या होता है, इसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले कोण की परिभाषा जानते हैं। तो कोण की परिभाषा क्या है कि दो या दो से अधिक रेखाओं के शीर्षों को, एक शीर्ष को, दो या दो से अधिक रेखाओं के एक एक शीर्षों को मिलाने पर जो संरचना बनती है उसे कोण कहते हैं। जैसे मान लो एक रेखा AB है, क्या है? और एक रेखा BC है, क्या है? BC, B और C है ना? अब इनको हम मिला दें, ये AB हो गया और BC को यहाँ से निकाल दें, B और C यहाँ निकाल दें, तो यहाँ पे ज्वाइंट बन रहा है ना, तो ये कोण बन गया। बन गया। ये दो रेखाएं हैं, हम दो से अधिक रेखाएं लेते हैं। एक रेखा ये हो गया, 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 एक रेखा ये हो गया। यहाँ पे कितनी रेखाएं हैं? सबसे पहले नाम देते हैं B, C, D, E, F। खड़े हो जाओ, बताओ इसमें कितनी रेखाएं हैं? 6 रेखाएं हैं। देखिए A और B एक रखा हुआ, B, A और C दो रखा हुआ, A और D 3 रखा हुआ, A और E 4 रखा हुआ, A और F 5 रेखा हो गया। तो यहाँ पे 5 रेखाएं हैं। कितनी रेखाएं हैं? 5 रेखाएं। देखिए यहाँ पे एक रेखा क्या है? AB है, दूसरी रेखा क्या है? AC है, और तीसरी रेखा क्या है? AD है, दिख रहा है ना? चौथी क्या है? AE, A इधर है, और पांचवी क्या है? AF, A से F। तो यहाँ पे 5 रेखाएं हैं। आप देख रहे हैं कि पांचों रेखाओं का एक एक शीर्ष एक पे एक जुड़ा हुआ है ना? एक एक शीर्ष एक पे एक जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है? कोण बन रहा है। यहाँ पे कोण बन रहा है, यहाँ भी कोण बन रहा है, यहाँ भी कोण बन रहा है, यहाँ भी कोण बन रहा है। कोण मतलब कोण है, जब ज्वाइंट हो तो कोना बनेगा ना, वो कोण बन गया।
तो इसका मतलब रेखा की परिभाषा ये होगा कि जब दो या दो से अधिक रेखाएं का एक एक शीर्ष जोड़ देते हैं तो उनसे जो संरचना बनती है उसे कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। तो आप कोण जान गए, अब जानेंगे आकृति के बारे में। किसके बारे में? आकृति के बारे में। यहाँ ध्यान दीजिएगा, आकृति। आकृति किसे कहते हैं? आकृति का कोई फिक्स शेप नहीं होता है। आकृति कई तरह की होती है, ठीक है, उसी उसका कोई फिक्स शेप नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी जो आकृति होती है वो होती है वृत्त। क्या होती है? वृत्त होती है। आकृति का कोई शेप नहीं है कि हम यहाँ वृत्त बना दे रहे हैं। क्या बना दे रहे हैं? जबकि इसका कोई शेप नहीं होता है। अब आकृति किसे कहेंगे? तो आकृति के बारे में आप जानेंगे तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि आकृति का मतलब होता है नक्शा। किस नक्शे का है? मान लीजिए आप लोग देखते होंगे कि आपके पास कोई सामान होता है, मान लीजिए कि हम कह दें कि यह एक कोई वस्तु है, हम कहें कि ये किस आकृति की है, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे ये आयताकार है। क्या बोलेंगे? आयताकार है, ये आयत है, आयताकार का है। हम बोल दें कि यह किस आकृति की है, आप बोलेंगे ये वर्गाकार है, अर्थात एक वर्ग की आकृति की है। हम कह दें यह किस आकृति का है, आप बोलेंगे यह त्रिभुजाकार है, अर्थात एक त्रिभुज की आकृति है। समझ रहे हैं? तो आकृति का डिफिनेशन क्या होता है? देखिए कोण इसमें भी है, इसमें भी कोण है, ठीक है ना? इसका मतलब आकृति में कोण होता है। इसका मतलब आकृति कोणों से बनता है, यानी कोणों का संबंध है आकृति से। लेकिन ये संबंध कैसे है इसके बारे में जानते हैं। रेखाखंडों से घिरी हुई तीन या देखिए कोण के लिए दो या दो से अधिकता, दो या दो से अधिक रेखाखंडों के शीर्षों को मिलाते हैं तो कोण बनता है। क्या बनता है? कोण बनता है। अब कोण क्या होता है? खुला होता है, ठीक है? ये खुला होता है, लेकिन बंद भी होता है कभी कभी। आकृति तो बनेगा तो बंद हो जाएगा, लेकिन फिलहाल तो खुला है, ठीक है ना? लेकिन आकृति के लिए क्या होता है? आकृति के लिए दो रेखाएं चाहिए। कितनी चाहिए? तीन चाहिए। कोण के लिए कम से कम दो या दो से अधिक रेखा चाहिए ना कोण बनाने के लिए। पर आकृति बनाने के लिए कम से कम तीन या तीन से अधिक रेखाखंड चाहिए। आकृति बनाने के लिए तीन या तीन से अधिक रेखाखंड चाहिए। कैसे? यहाँ देखिए, सबसे पहले इसका डिफिनेशन जान लीजिए। इसका डिफिनेशन होता है कि तीन या तीन से अधिक रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को, बंद को याद रखिएगा, इस बंद को याद रखिएगा। तीन या तीन से अधिक, तीन या तीन से अधिक घिरी हुई, तीन या तीन से अधिक रेखाखंडों से घिरी हुई बंद क्षेत्र को आकृति कहते हैं। तीन या तीन से अधिक रेखाखंडों से घिरी हुई बंद क्षेत्र को आकृति कहते हैं। जैसे बंद याद रखना, जैसे यहीं पे देख लीजिए, ये एक रेखा है और ये एक रेखा है, दो रेखा हो गया ना, इनको घेर दिए ना, तो ये तो कोण बन गया ना। लेकिन आकृति बनाना है तो एक तीसरी रेखा भी चाहिए, तो तीसरी रेखा यहाँ से ला रहे हैं, तो ये क्या बन गया? आकृति बन गया? नहीं बना, आकृति नहीं बना। क्यों नहीं बना जी? खड़े हो जाओ। क्यों नहीं बना आकृति? क्योंकि आकृति बंद नहीं है। बंद नहीं है, देखिएगा यहाँ पे रास्ता खाली है ना, चोर इसमें से आएगा, घुस जाएगा, सामान लेकर भाग जाएगा। बंद नहीं है, देखिए यहाँ पे रास्ता खुला है, खुला है, दिख रहा है, रास्ता खुला हुआ है। आकृति नहीं है, ये अभी भी कोड़ी है। यहाँ पे एक कोण हो गया, यहाँ पे कोण हो गया, आकृति नहीं बन पाया। आकृति कब बनेगा? जब ये बंद हो जाएगा। और आकृति के लिए तीन रेखाएं चाहिए, तो तीन, कम से कम तीन, तो तीन या तीन से अधिक रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को, जो बंद हो, तो बंद आकृति होगा तो बंद करेंगे तब ना बंद होगा। ये बंद कर दिए, तो तीन या तीन से अधिक रेखाखंडों से घिरी हुई बंद क्षेत्र, अंदर क्षेत्र है ना, ये बंद क्षेत्र को हम लोग आकृति कहते हैं। क्या कहते हैं? आकृति कहते हैं। तो आपको दिख रहा है ना, अभी बंद हो गया, बंद हो गया ना। आपसे कहे हैं कि क्या यह आकृति है? आकृति नहीं है, कि यहाँ पे बंद नहीं है, लेकिन जब इसको ला के यहाँ मिला देंगे ना तो अब ये आकृति हो गया। और ध्यान दीजिएगा, आकृति बना है तो कोण भी बना है। यहाँ तो कोण था ही पहले से, अब यहाँ जुड़ गया तो यहाँ भी कोण हो गया। दिखाई दिया? तो आप कोण और आकृति समझ गए? बैठ जाइए, समझ गए ना? कोण क्या होता है? कोण के लिए कम से कम दो रेखाएं चाहिए,
और आकृति के लिए कम से कम 3 चाहिए या 3 से अधिक चाहिए। कोण के लिए कम से कम 2 या 2 से अधिक चाहिए। समझ गए होंगे? तो आप कोण और आकृति समझ गए हैं। तो अब आपको हम कुछ चीज दिखाते हैं, आप बताइए कि ये आकृति है या नहीं। चलिए एक और देख लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे ये है, युवराज खड़े हो जाओ, युवराज खड़े हो जाओ। ये आकृति है? क्यों नहीं है? खुला हुआ है। जानते हो क्या खुला हुआ है? यहाँ खुला दिया है ना, यहाँ बंद है, यहाँ बंद है, यहाँ बंद है, यहाँ बंद है, चारों ओर बंद है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए खुला हुआ है। यहाँ से चोर घुस जाएगा, गाय भैंस घुस जाएगी, खेत को धमा देगी, घर होगा तो घर में चोर से सामान चुरा लेगा। ये बंद नहीं है यहाँ पे। ऐसे यहाँ पे बंद करेंगे ना तो ये मिलाएंगे, बंद हो गया ना। अब ये आकृति हो गया, दिख रहा है ना। अब थोड़ा सा आकृति में और कोण में अंतर जान लेते हैं। आकृति और कोण में अंतर जान लेते हैं। आकृति और कोण में अंतर क्या होता है, चलिए देख लीजिए। ये इसमें आपको बताना है। आप बैठ जाओ, आप खड़े हो जाओ। राहुल आप बताओ इसमें कितनी रेखाएं हैं? ए बी सी डी। ए बी एक रेखा हो गया, ए सी 2 रेखा हो गया और ए डी 3 रेखा हो गया। 3 रेखा है ना। कोण कितने बन रहे हैं? 4। नो, आंसर गलत है। आप बताइए कोण कितने बन रहे हैं? सर 2 कोण बन रहा है। एक कोण यहाँ बन रहा है और एक कोण यहाँ बन रहा है। अच्छा आपको देख पा रही है इसमें कुछ आपको दिख रहा है? इसमें ये दिख रहा है ना कि रेखाएं 3 है, कोण 2 ही बन रहे हैं। अच्छा यहाँ देखिए, तो यहाँ देखिए, आपको हम कोण और आकृति में अंतर बता रहे हैं। कोण और आकृति में अंतर बता रहे हैं। आकृति क्या होता है, कोण क्या होता है, जान गए ना। अब कोण और आकृति में अंतर जान रहे हैं, ध्यान रखिएगा। आप बताएंगे कितने रेखाएं इसमें, गिनिएगा। ए बी 1 हो गया, ए सी 2 हो गया, ए डी 3 हो गया, ए ई 4 हो गया, ए एफ 5 हो गया और ए जी 6 रेखा हो गया। कोण कितने बन रहे हैं? सर 5। गिनिएगा। एक कोण यहाँ, एक कोण यहाँ, 2 कोण, 3 कोण, 4 कोण, 5 कोण बन रहा है। बन रहा है ना। रेखाएं 6 हैं, 1 2 3 4 5 6 रेखाएं 6 हैं, लेकिन कोण 5 बन रहे हैं। यहाँ रेखाएं 3 हैं, अब कोण 2 बन रहा है। इससे क्या साबित होता है? इससे यह साबित होता है कि जितनी रेखाएं होती हैं उससे एक कम कोण होता है। अगर आप 10 रेखाओं के शीर्षों को मिलाते हैं ना, एक एक शीर्ष मिलाते हैं तो 9 कोण बनेगा। रेखाएं 10 है तो कोण कितना बनेगा? एक कम 9 बनेगा। समझ पा रहे हैं? ये कोण हो गया। आकृति को देखते हैं, ये आकृति है। सबसे छोटी आकृति क्या है? त्रिभुज है। तो पहले त्रिभुज को ही लेते हैं। ये त्रिभुज है ना। आप बताएंगे कितने कोण है इसमें? हाँ, इसमें 3 कोण है, देखिएगा। अब भुजाएं कितनी है? 3 ही है। आकृति में देखिए, आकृति में भुजाएं भी 3 है और कोण भी 3 है। यहाँ देखिएगा, यहाँ कितने कोण है? 4। भुजाएं कितनी है? 4। एक भुजा ये हो गया ए बी, एक भुजा बी सी, एक भुजा सी डी। दिख रहा है? यहाँ देखिएगा, यहाँ कितने कोण बन रहे हैं? सर 5। एक कोण यहाँ बन रहा है, 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 एक कोण यहाँ बन रहा है। बन रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया। ए बी रखा हो गया, बी सी 2 रखा हो गया, सी डी 3 रखा हो गया और डी 4 रखा हो गया और ई 5 रखा हो गया। रेखाएं 5 है। अब कोण कितने हैं? 5 है। इससे क्या मालूम हुआ? इससे क्या मालूम हुआ? सर कोण में जितने रेखाएं रहते हैं उससे एक कम होता है और आकृति में इसका मतलब यह हुआ कि आकृति में जितनी रेखाएं होंगी, रंग जारी बैठ जाइए, आकृति में जितनी रेखाएं होंगी उतने ही कोण होंगे। आकृति में कितने रेखाएं हैं? 1 2 3 4 5 रेखाएं है ना, तो 5 भी कोण है। यहाँ आकृति में 4 रेखाएं हैं, 4 कोण भी है। यहाँ त्रिभुज आकृति है, इसमें 3 रेखाएं हैं, 3 कोण भी है। तो आकृति में और कोण में अंतर क्या मिला कि कोण में जितनी रेखाएं होती हैं उससे एक कम कोण बनता है। कोण में
जितनी रेखाएं होती हैं उससे एक कम कोण बनता है। अगर 12 रेखाओं से कोण बन रहा है यानी 12 रेखाओं को शीर्ष को जोड़े और कोण बनेगा तो उसमें जो कोण बनेगा 11 बनेगा। रेखाएं 12 है और कोण एक कम 11 बनेगा। लेकिन अगर आकृत है और 12 रेखाओं से घिर कर आकृत बनी है तो उसमें कोण भी 12 ही होंगे। यानी आकृत में जितने रेखाएं होंगी उतने ही कोण बनेंगे। लेकिन कोण में क्या होता है, कोण में जितनी रेखाएं होंगी उससे एक कम कोण बनेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे थे रेखाएं कितनी थी, 6 थी और कोण कितने बने थे, 5। 1 2 3 4 5 बनी थी। अब आपको हम कहें कि इसको घेर देते हैं, यहाँ बंद कर दिया, यहाँ बंद कर दिया, यहाँ बंद कर दिया, यहाँ बंद कर दिया और यहाँ बंद कर दिया। अब आपसे कहें कि इसमें कितने कोण बन रहे हैं तो आपका क्या जवाब होगा, 6 कोण नहीं बन रहे हैं। अब यहाँ ज्वाइंट हो गया ना फिर से, एक कोण यहाँ बन गया, 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 एक कोण यहाँ बन गया। वही बताया था कोण के लिए जहाँ दो रेखाओं का एक एक सिरा ज्वाइंट होता है वहाँ कोण बनता है। तो यहाँ पे ज्वाइंट हो रहा है ना, यहाँ एक कोण बना, यहाँ एक कोण बना, यहाँ एक कोण बना, यहाँ एक कोण बना ना। ये रेखा बीसी है ना, ये बी सी यहाँ के लिए है, ये रेखा बीसी हो गया और ये रेखा सीडी हो गया। तो सीडी का ये सिरा और बीसी का ये सिरा मिल रहा है ना, यहाँ कोण बनेगा ना। तो गिनो कोण कितना है, 1 कोण 2 कोण 3 कोण 4 कोण 5 कोण 6 कोण 7 कोण 8 कोण 9 कोण और 6 कोण ये हो गया, 5 कोण ये हो गया। तो 9 5 कितना हुआ, 14 कोण हुआ। कितना हुआ, 14 कोण। गिनते भुजाएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 भुजा, 7 8 9 10 11 12। कितना कोण हो रहा है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कोण बन रहा है जी। 1 कोण 2 कोण 3 कोण 4 कोण, यहाँ एक कोण बन रहा है। 1 कोण 2 कोण 3 कोण 4 कोण 5 कोण 6 कोण 7 कोण 8 कोण 9 कोण 10 कोण। 10 कोण हो रहा है ना, 11 12 13 14 15 कोण हो रहा है, हो रहा है ना। तो ये 15 कोण हो रहे हैं। अब भुजा कितनी, 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा 4 भुजा 5 भुजा 6 भुजा, वाह 7 भुजा। ये यहाँ से 7 भुजा, यहाँ से आए 8 भुजा, यहाँ से आए 9 भुजा, यहाँ से आए 10 भुजा, यहाँ से आए 11 भुजा। आपको यहाँ दिख रहा है कि यहाँ कोण कितने थे, 6 थे। जब इनको चारों तरफ से बंद कर दिया तो यहाँ पे कोण बन गए कुछ एक्स्ट्रा, यहाँ पे 15 कोण दिखाई दिया। तो चूंकि यहाँ पे भुजाएं 11 है और कोण कितने बन रहे हैं, 15 बन रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा यहाँ क्यों नहीं हुआ, ऐसा यहाँ पे हो रहा है लेकिन यहाँ क्यों नहीं हुआ। तो इसकी वजह है, इसकी वजह क्या है, 15 कोण बन रहे हैं ना, 15 11 भुजा है ना, और ये भी गिनती में आएगा 12 भुजा 13 भुजा 14 भुजा 15 भुजा। मान लो क्यों, क्योंकि जब यहाँ पे कोण बन रहा है तो यहाँ पे ये कोण बन रहा है ना, यहाँ पे एक भुजा ये है, ये भी तो गिनती में आएगा, आएगा ना। क्योंकि यहाँ पे 90 का कोण बन रहा है, यहाँ 90 का बन रहा है ना, तो ये आएगा गिनती में आएगा ना, फिर ये गिनती में आएगा ना, यहाँ पे गिनती में आएगा ना, ये गिनती में आएगा ना। तो कुल मिला के इसमें कितने भुजाएं हैं, 15 भुजाएं हैं। दिखने में 11 भुजाएं हैं लेकिन कुल कितने हैं, 15 भुजाएं हैं। ये हमने काउंट किया, 6 से सीधा किया इनके लिए, और ये हम काउंट कर रहे हैं यहाँ पे इसके लिए। दिखा कोण ना, ये कोण बन रहा है ना, बन रहा है ना। ये मान लीजिए ये रेखा है 180 अंश का, कितने का, 180 अंश का। एक लंब खींच देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 कोण बन गया ना, बन गया ना। तो यहाँ पे एक रेखा ये था, एक ये था, 2 हो गया। ये ए, ये बी, ये सी, तो ए भी रखा हुआ, बी सी 2 रखा हुआ, और ये भी तो गिनती है रेखा में। तो वही चीज यहाँ पे है। तो 11 रेखा ऐसे हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे हो रहा है। और फिर से ये भी 4 गिनेंगे तो 10 11 12 13 14 15, तो कुल 15 रेखाएं हैं और 15 कोण भी है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप जान चुके हैं कोण में आकृति में अंतर क्या है। अगर आकृति होगी तो चारों तरफ से बंद होगी, और बंद होगी तो जितने भुजाएं होंगे उतने ही कोण होंगे। कोण होगा तो कोण जो होता है वो आकृति के अंदर भी होता है और आकृति के बाहर भी होता है। आकृति के बाहर होगा कोण तो ऐसे होगा, खुला हुआ होगा, और खुला हुआ होगा तो उसमें जितनी भुजाएं होंगी उससे कम कोण बनेगा। ये जान गए हैं। अगर ये जान गए आप तो हम आपको अगले भाग में बताने वाले हैं आकृतियों के प्रकार। क्या बताने वाले हैं, आकृतियों के प्रकार और कोणों के प्रकार। अगले भाग में आपको बताने वाले हैं आकृतियों के प्रकार और कोणों के प्रकार। और जो हाई स्कूल और 9th के बच्चे हैं और 10th में हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हाई स्कूल का जो लेसन त्रिभुज है और अन्य लेसन है वो तभी हल कर पाएंगे आप लोग जब आप ये जान पाएंगे कि आकृतियाँ कितने तरह की होती हैं। तो आकृतियाँ मुख्यतः 3 तरह की होती हैं, समरूप आकृतियाँ, सर्वांगसम आकृतियाँ और भिन्न भिन्न आकृतियाँ, यानी अलग अलग तरह की आकृतियाँ जो एक जैसे न हो।
और कोण भी आपके कई तरह के होते हैं, जैसे कि शून्य कोण, न्यून कोण, अधिक कोण, सम कोण, सरल कोण, द्विरेखीय कोण यानी सरल या द्विरेखीय कोण, बृहद कोण, संपूर्ण कोण। 7 तरह के कोण होते हैं और 3 तरह की आकृतियां होती हैं। तो हम आकृतियों के बारे में और कोणों के बारे में विस्तृत जानकारी जो आपका बोर्ड में जो पूछा था क्वेश्चन उसके हिसाब से बताएंगे। तो इसके लिए आपको यही करना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारा जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। और हमारा वीडियो आपने वॉच किया है, वॉच करने के लिए धन्यवाद।